मैं उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है प्रवीण। प्रवीण 1981 इनका डेट ऑफ बर्थ और कार्तिक माह में इनका जन्म हुआ है। व्यक्ति जिद्दी है, अपने लक्ष्य के लिए प्रभाव से संपन्न है, अपने काम को लेकर के बिल्कुल ही सजग और ईमानदार है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं, ऐसी स्थिति दिख रही है, पर वो एक सामान्य सी बात होगी। मैं इतनी सी बात कहता हूं कि जैसे ही आपको ये बात समझ में आ जाती है कि ऐसा है, तो थोड़े से उसको एक्सेप्ट करने की भी बारी है हमारी, और हमें समझ जाना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। अब उस चीज़ को आप निपटाने के लिए या उस चीज़ को जो है वो हटाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से अपने मन को परेशान करने की आवश्यकता है। अब वो चीज़ें हैं तो हैं। हेमंत ऋतु, शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बुद्धिमान आप हो, निसंदेह तार्किक हैं, समझदार हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप व्यापारिक हैं, मतलब दृष्टिकोण लाभ और हानि को लेकर के। श्रवण नक्षत्र ये बहुत अच्छा, ये शुभ नक्षत्र होता है। गंड योग, विष्टिकरण, वैश्यवर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति व्यापार करे तो ज्यादा अच्छा है, और जैसा कि ये व्यापार ही करते भी हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति किसी भी सामान को आसानी से बेच सकता है। उसकी कला, उसकी वाणी, उसकी कार्यकुशलता और उसका परिणाम प्राप्त करने का जो दौर है वो बड़ा ही सटीक है, और अभी भी बहुत अच्छी दशा चल रही है, जिसमें व्यक्ति का व्यापार बहुत बढ़िया रहे। पराक्रम भाव की राशि लग्न में बनी, और पराक्रम के कारक मंगल यही मित्र की राशि में बैठ गए, जिसके अधिपति सूर्य नीच के हैं, और गुरु बुध और सूर्य का एक साथ बैठना, जो गुरु सप्तमेश, जो बुध पंचमेश और जो सूर्य तृतीय के अधिपति, गुरु बुध और सूर्य का एक साथ बैठना, गुरु बुध और सूर्य का एक साथ बैठना, जिसके ऊपर गौर करें तो इससे चतुर्थ भाव में राहु इस भाव के प्रभाव को कमजोर करेंगे। इस भाव से तृतीयस्थ शुक्र थोड़े कमजोर करेंगे, और वस्तुतः ये अपने भाव से शुभग्रह, क्या मैंने बात बताई थी कि अगर कोई भी शुभग्रह अपने भाव से चतुर्थस्थ जाता है तो अच्छा होता है, और कोई भी पापग्रह अपने भाव से तृतीयस्थ जाता है तो अच्छा होता है। तो इनकी कुंडली में शुभग्रह अच्छे नहीं होते, अपने भाव से तृतीयस्थ, तो थोड़े से इस भाव में कमजोरी, यानी कि व्यक्ति जो है वो समाज में प्रतिष्ठा वगैरह तो पा लेता है, पर जब तक वो नैतिक तत्वों से अपने आप को युक्त रखेगा तभी तक। जैसे ही वो अधर्म या विधर्मी होता है तो उसका प्रभाव कमजोर होने लगता है। मतलब आपके ऊपर हमेशा ये दबाव काम करेगा कि आप जो है वो बिल्कुल ठीक रहें। स्वस्थ रहने की आवश्यकता है, पर मानसिक रूप से ज्यादा। शारीरिक रूप से आप वैसे भी स्वस्थ हैं, क्योंकि लग्न मिथुन का है, वैसे भी आपको दांत का रोग हो सकता है, दंत रोगी आप हो सकते हैं, या कई बार गले की समस्या भी आपको प्रभावित कर सकती है, कंठ का रोग व्यक्ति को होता है, ऐसी स्थितियां होती। चंद्रमा और केतु का अष्टम भाव में जाना, जहां चंद्रमा जो है वो अपने नक्षत्र के हैं, और मकर राशि का निर्माण, जिसके ऊपर से ढैया साढ़े साती का प्रभाव है। हनुमान जी की आराधना और उनकी पूजा पाठ करने की आवश्यकता, सरसों तेल का दीपक, अपने पूर्वजों का ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन करने की आवश्यकता भी है। पेट का रोग व्यक्ति को परेशान ना करे, और गुप्त तरीके से व्यक्ति जो है वो धन ना कमाने का प्रयास करे। खुले तौर पे, खुले आसमान के नीचे या बिल्कुल ही सामने से झूठ बोल के ही सही, पर धन कमा सकता है, पर छिप करके धन नहीं कमा सकता है। क्लियर है? लग्न के अधिपति का पंचम में जाना, कृतज्ञता का भाव, चित्रा नक्षत्र में बैठना, साहसिक नेचर देना, व्यापारिक दृष्टिकोण देना, क्योंकि शुक्र लग्न को देख रहे हैं, जो जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति है। तो लग्न के अधिपति का पंचम में जाना और पंचम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा और व्यक्ति के पास दाम्पत्य का प्रेम, ये सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे सूर्य ने किसी भी ग्रह को अस्त नहीं किया है। इसका मतलब है कि इनकी डिग्रियां काफी अलग अलग और अनूठेपन का प्रभाव दिखा रही हैं। जहां सूर्य जन्म कुंडली में 18 डिग्री के बहुत बढ़िया, जहां गुरु 1 डिग्री के थोड़े कमजोर, और जहां बुध 0 डिग्री के बिल्कुल कमजोर। पर मैं इस बात को आपको बता दूं, लग्नेश 0 डिग्री के जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं है। ये बात याद रखने की है कि ग्रह अगर डिग्री में कमजोर होता हो, पर अगर जन्म कुंडली में केंद्र के अधिपति के साथ संबंध बनाता हो, या जन्म कुंडली में अगर अच्छे भाव में बैठ रहा हो, तो वो वहां होने के बावजूद भी, कम डिग्री के होने के बावजूद भी अपना परिणाम प्राप्त कर लेता है, निकाल लेता है। अगर अकेले बैठे होते तो निस्संदेह थोड़ी कमजोरी ज्यादा हो जाती, लेकिन चूंकि वो गुरु और सूर्य जैसे दो तात्विक और नैतिक ग्रह के साथ बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे बुध को एक अलग नेचर मिलेगा। नौमांश कुंडली में वही बुध जो है वो जन्म कुंडली में गुरु के साथ यहाँ भी बैठ रहे हैं, तुला के वर्गोत्तम होने के कारण इनके पास बल बना रहे। दशमांश कुंडली में भी गुरु और बुध का एक साथ बैठना,
ऐसी अवस्था में कि व्यक्ति अपना व्यापार करे, आभूषण का कारोबार ये करते हैं और गुरु आभूषण और सूर्य आभूषण के कारक होते हैं। थोड़ी बहुत दैनादिक क्रियाओं में और खर्च में कभी कभी बढ़ोतरी ज्यादा हो जाती है, पर व्यय अगर व्यक्ति संतुलित कर ले तो आय की कमजोरी इस कुंडली में कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बुध देख रहे हैं, यहाँ सूर्य देख रहे हैं, उसकी कोई स्थिति कमजोरी। यहाँ पे तीनों ही ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। यहाँ के अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्थ, इस भाव से पंचमस्थ शुक्र का बैठना बहुत बढ़िया, और इस भाव के ऊपर अगर गौर करें तो तीन तीन ग्रहों का प्रभाव, ये लाभ भाव इनकी कुंडली का बलवान हो सकता है। इनकी कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश और चतुर्थ भाव के अधिपति बुध जाकर के पंचम भाव में संपूर्ण सुख और संपूर्ण सत्य बोलने वाले व्यक्ति को बना देंगे। धन भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा का जन्म कुंडली में धन को देखना, पूर्वजों का धन प्राप्त होता है और व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमयी और साथ ही साथ व्यक्ति चिंतन करने वाला हो जाता है। पराक्रमेश सूर्य इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते। चंद्रमा सामान्यतः मारक का परिणाम कभी कभी देते हैं, राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से ऐसी बात ज्यादा बन जाती है। इस वजह से चंद्रमा की दशा में जल जनित बीमारियां, चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का कफ बढ़ जाए, चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं, और चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को बाहर यात्रा वगैरह करने से, दुश्मनों से कभी भी झगड़ा लड़ाई और दूर देश की यात्रा करने से बच जाने की आवश्यकता बनेगी। मंगल की दशा जो है वो जन्म कुंडली में, वो बाद में बताऊंगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के साथ साथ लग्न के अधिपति, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति का तर्क, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की विशिष्टता, व्यक्ति के अच्छे लोगों से संपर्क, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का अध्यात्म, व्यक्ति का वैचारिक होना, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला, पुत्र के सुख को प्राप्त करने वाला, ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला, और साथ ही साथ धनाढ्य व्यक्ति का बना देने वाला, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये थोड़ी 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 चीजें कमजोर भी होंगी, पर मिल वस्तुतः सब जाए। पंचम भाव के अधिपति और इस कुंडली के लिए 12वें के अधिपति होकर के शुक्र बहुत अच्छे ना होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम करेंगे, क्योंकि वो सप्तम में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, और यहाँ के अधिपति के साथ परिवर्तन भी हो रहा है, सप्तमेश पंचमेश का। प्रेम और व्यक्ति के साथ संबंध, किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध व्यक्ति का बहुत अच्छा रहे, वो कभी भी किसी को जो है वो सामान्यतया जजमेंटल होकर के उत्तर ना दे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। शुक्र लग्न को देख रहे हैं तो ऐश्वर्य है, शांति है, सुख है, सुंदरता है, प्रवीणता है, अनुभव है, एकाग्रता है, साथ ही साथ व्यक्ति के पास जीवों को समझने की कला भी है, और वो कला को बहुत ही पारखी दृष्टिकोण से देखता भी है। उसके पास इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि केतु शुक्र के ठीक आगे बैठे हैं और चंद्रमा सूर्य से केंद्र में है। बहुत ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप अपने गल्ले को संभालने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में गुरु तुला के हैं, 100% आपको व्यापार ही करना चाहिए, और वो भी सोने चांदी का। क्लियर है? पंचम भाव के बारे में मैंने चर्चा करी। छठे भाव के अधिपति होने के साथ साथ इस कुंडली में मंगल अच्छे नहीं होते, ये मैं पहले बता देता हूं। इस कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु सामान्यतः थोड़े से अच्छे नहीं होते। गुरु का संबंध अगर सूर्य से बन रहा है और बुध से बन रहा है तो थोड़े ठीक हैं, वो राहु केतु के संपर्क में आते तो और भी थोड़े कष्टदायक हो जाते, पर वो अच्छे बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास और व्यक्ति के ऊपर नारायण का आशीर्वाद है, और पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पत्नी थोड़ी झगड़ालू हो सकती है, या सुंदर होने के कारण उनको घमंड हो सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। वो धनवान और धनाढ्य घर से आ सकती हैं, ससुराल से व्यक्ति को धन प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थितियां सामान्यतया देख रहा हूं। दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद व्यक्ति का अनुभव और बढ़ता है, और नित्य नए प्रतिदिन उसके अनुभव जुड़ते जाते हैं। क्लियर है? आप जरा गौर से समझिए, तो इनकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, और वहां पे वो थोड़े कमजोर भी नहीं है, 18 डिग्री के हैं, बढ़िया बैठे हैं, स्वाति नक्षत्र में हैं। राहु जो है वो जन्म कुंडली में पुनर्वसु के हैं। व्यक्ति में अलग तरीके का धार्मिकपन देखने को मिलेगा, जो व्यक्ति को धर्मभीरू नहीं बनाएगा। हाँ, इतनी बात है कि व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ही स्वावलंबी है, ज्येष्ठ है, परिपक्व भी है। और जन्म कुंडली में यहाँ पे छठे भाव और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के त्रिक भाव में बैठना, ये अलग तरीके का संतुलन व्यक्ति के जीवन में, जो साहसिक, पराक्रमी, मेहनती, मेहनत करने के बाद पराक्रम, ऐसा जो परमात्मा को इस बात के लिए बिल्कुल ही कंठाग्र कर देता है कि नहीं, मुझे इसका परिणाम इसको देना ही होगा, नहीं तो ये मुझसे छीन लेगा। आपको इस तरीके का मेहनत करने का प्रभाव आपके पास परमात्मा ने दे रखा है। मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए सामान्यतया थोड़ी बहुत कर्ज में डालने वाली हो सकती है। मंगल की दशा में व्यक्ति को अपने घर, परिवार, बुजुर्ग, पिता, माता, संबंधी, अपने धन, अपनी जायदाद, अपनी सुरक्षा, इन सब चीजों के प्रति बहुत ही ज्यादा सामान्यतया सजग करने वाली होनी चाहिए, और उसमें अपनी सजगता बढ़ा देनी चाहिए।
गुरु सप्तम और दशम के अधिपति होकर के अगर जन्म कुंडली में बैठे हैं तो ये एक अच्छी बात होगी। पर पंचम भाव में बैठे हैं, सप्तमेश होकर के परिवर्तन कर रहे हैं, तो व्यक्ति को दाम्पत्य में प्रेम और दाम्पत्य बिल्कुल ठीक जाता है। क्योंकि यहाँ भी मंगल मित्र की राशि में, पत्नी नौकरी और चंद्रमा और शुक्र का एक साथ बैठना ये बहुत ज्यादा, और पत्नी भी कारोबार में हाथ बटाने वाली, उनके साथ व्यापार करने वाली, और व्यक्ति के जीवन में मैं अगर समझता हूं तो दाम्पत्य कभी भी खराब ना हो ऐसी स्थिति बनती है। हाँ, पत्नी थोड़ी चंचल है और कई बार खर्च उनके माथे चढ़ा रखता है, ये बात ऐसा मैं कह सकता हूं। वैसे धन भाव में जन्म कुंडली में राहु का बैठना कई बार घर में कलह का वातावरण तैयार करता है। चंद्रमा वहां के अधिपति उसे देख रहे हैं तो एक अलग तरीके का दृष्टिकोण जरूर देंगे, लाभ के मामले में, धन के मामले में, पैतृक संपत्ति के मामले में, पिता के साथ संबंध के मामले में, और व्यक्ति के जीवन में सहर्ष स्वीकार करता है अपनी गलती, और वो निश्चित रूप से नैतिक है, विश्वसनीय है, उस पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के जीवन का धर्म बहुत अच्छा है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, पौरुषत्व बड़ा अच्छा है। क्लियर है? ये सब सप्तम भाव के कारण बता रहा हूं। यहां पे शुक्र बैठे हैं, थोड़ी बहुत कमजोरी रहती है पर वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति मिथुन लग्न में भाग्य भाव के अधिपति और अष्टम के अधिपति होने से भाग्येश होने के साथ साथ अष्टमेश होने के कारण दोष भी लगता है। चंद्रमा और केतु यहाँ पे व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से जिम्मेदार बनाएंगे और साथ ही साथ व्यक्ति को लाभ देंगे, व्यक्ति को धन देंगे, व्यक्ति का पराक्रम बढ़ता है, और साथ ही साथ व्यक्ति पेट का रोगी भी होता है। उसका मन हमेशा ही सदैव चंचल और चित्त अपवित्र सा रहता है, मन अशांत बहुत रहता है और कभी भी एक जगह एकाग्र नहीं होता। या व्यक्ति जिस काम को लेकर के आगे चलता है कई बार उसको वो रेगुलराइज नहीं कर पाता है, या धन आने की गति एक जैसी नहीं होती है। ये व्यापार की मूल बात है कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी बहुत ज्यादा अच्छा है, कभी बहुत ज्यादा वो है। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में अभी दोनों ही दशाएं आपके लिए अच्छी हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से और भाग्य के लाभ के दृष्टिकोण से, धार्मिक कृत्य के दृष्टिकोण से, भूमि भवन वाहन और समाज में प्रतिष्ठा के मामले में आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं। जल बचाने के संबंध में जो क्षेत्र काम करने वाला हो आप उस पर काम कर सकते हैं। गो सेवा आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। आपकी कुंडली में अशोक का वृक्ष लगाना भी बहुत अच्छा होगा। बरगद के वृक्ष को दूध से सिंचित करने का काम भी आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए बुधवार और गुरुवार का दिन अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए 6 अंक अच्छे होंगे, 6 तारीख अच्छी होगी। इस कुंडली के लिए कन्या राशि अच्छी होगी, तुला राशि अच्छी होगी, कुंभ राशि अच्छी होगी, मेष राशि अच्छी होगी। दिशाओं में उत्तर दिशा ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है। नक्षत्रों में मृगशीरा आपकी कुंडली के लिए अच्छा हो सकता है, अनुराधा अच्छा हो सकता है, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, पुष्य और कई बार उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, श्रवण नक्षत्र भी आपकी कुंडली के लिए अच्छा होगा। ऐसी स्थितियां बनती है। मतलब कर्म का क्षेत्र और अगर देखें तो कर्म क्षेत्र के अधिपति जो है वो त्रिकोण में आ रहे हैं, तो धर्म कर्माधिपति योग भी बनता है। क्योंकि अगर आप गुरु और शनि को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से, अगर चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव है और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में देख रहे हैं तो देने से बचना चाहिए। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में आपको बचना और डरना किसी से भी नहीं है। आप गले में हाथ डाल करके अपने पैसे निकालने वाले हैं, ये बात आपको याद होना चाहिए। 10 रुपए का भी नुकसान आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है, इस वजह से उसको लेकर के सतर्क रहिएगा। दे सकते हैं तो निकालने की हैसियत भी है आपके पास, मैं ये समझता हूं आप निकाल लेंगे। चंद्रमा है, मन को कमजोर मत करिएगा, इस पे ही काम करने की आवश्यकता है और यही आपकी कुंडली के सबसे ज्यादा कमजोरीपन के। और मैं समझता हूं कि व्यक्ति अगर धर्म से युक्त होकर के अपना काम करेगा तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे बचाने वाले के लिए और बचाने के लिए खड़ी है। अब मैं समझता हूं कि अगर आपके पास आपका आत्मबल है, चूंकि गुरु और सूर्य एक साथ आपकी कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, तो घबराने जैसी कोई बात है ही नहीं। क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु और बुध का साथ आपके स्वभाव को भी मिल रहा है। क्योंकि स्वभाव भाव में चंद्रमा अगर बैठे हैं तो व्यक्ति के पास अलग तरीके का शैतल्य है जो व्यक्ति के मुकुट को और भी ज्यादा चमकीला बना सकता है। व्यक्ति के पास धार्मिक होने का प्रमाण अगर दिखता है तो किसी को भी प्रभावित और प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दशम भाव बढ़िया है, आपका काम बिल्कुल चलता रहे। मैं समझता हूं कि लक्ष्मी की कृपा है। और धन भाव पे एक बात बड़ी बढ़िया बताता हूं, सूत्र है ये। अगर चंद्रमा अच्छे बनते हो और धन भाव से अगर चंद्रमा का संबंध बन जाता हो तो निस्संदेह ही कभी भी धन को लेकर के चिंता ना करिए। वो है बेवजह धन को लेकर के चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि गुरु और चंद्रमा अगर केंद्र में हो, आपको अपने मन पे काम करने की आवश्यकता है और उसको जो है वो कभी भी, देखो एक बात बताता हूं, सामान्यतः आपके अंदर इस बात को अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है कि आप परमात्मा में कितने घुले हुए हो, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है। क्योंकि दूध जो है वो पत्थर को नहीं घुला पाता है लेकिन चीनी को घुला लेता है, क्योंकि चीनी और गुण में मैत्री होती है। तो आपको अपने परमात्मा से मैत्री करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर वो बात है
कि परमात्मा के निकट जैसे ही आप पहुंचने का प्रयास करते हैं, तुरंत वो बाहें फैला करके आपका स्वागत कर लेते हैं। ये बात बनती है। एकादशवें भाव के अधिपति का बहुत बढ़िया चीज बना है, मतलब ये कुंडली इस मामले में ठीक है। साथ ही साथ यहाँ मंगल का बढ़िया बैठना, शनि राहु का बैठना, पत्नी के साथ बातचीत बंद मत करिएगा कभी भी। और यहाँ गुरु बुध का बैठना, दाम्पत्य में कमजोरी नहीं है, संतान सुख है, अगर दूर रहें तो भी ठीक है, निकट रहें तो भी ठीक है। वैसे आपकी कुंडली में आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएं तो ही ज्यादा अच्छी बात होगी। और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को लेकर के आलस्य ना करें तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। सूर्य उच्च के, ये बहुत अच्छा, दशम स्थान का प्रभाव बढ़िया रहता है। व्यय को लेकर के संतुलित होना है, देने से बचना है, व्यापार बिल्कुल अच्छा चलेगा, डेली बेसिस का इनकम कभी भी खराब नहीं है, आर्थिक पक्ष हमेशा सुदृढ़ रहे पर थोड़ा बहुत पराक्रम भी मांग लेता है। यश कीर्ति है, क्योंकि पंचमेश जन्म कुंडली में जो पंचम भाव के अधिपति हैं उनकी उच्च राशि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बनी है और वो उधर ही बढ़ रहे हैं उस भाव के अधिपति के साथ। पंचम और सप्तम के अधिपति का एक साथ बैठना व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत मेहनत के बाद वो चीजें मिल जाती हैं। इस कुंडली में बहुत अच्छी दशा जो आ रही है 2025 के चौथे, और एक बहुत अच्छी दशा जन्म कुंडली में 2026 के 8वें महीने से, जिसमें एक संपूर्ण और भी अच्छी दशा जहां व्यक्ति अपने माता और पिता दोनों का बहुत ही अच्छे तरीके से सामान्यतया श्रेष्ठ सेवा कर पाता है और वो एक अच्छे संतति के रूप में परिभाषित भी समाज में होता है। जो स्थिति 2029 में के बाद आएगी वो और भी ज्यादा सुदृढ़ता और मनुष्यता प्रदान करने वाली होगी। एक बात और बता देता हूं, इस कुंडली में सूर्य पे और चंद्रमा पे काम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि सूर्य को अर्घ, तांबे के पीतल के पात्र में भोजन ग्रहण करें, ठाकुर जी को भोजन ग्रहण करा करके तभी भोजन करें, एकादशी का व्रत आरंभ करें, देवताओं की सेवा, ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मण बच्चों का और बालकों को पुस्तक का दान, जल जितना ज्यादा हो सके संरक्षित करें। इस वजह से धन का जो पुनर्गठन है वो होता रहेगा। ये आपकी कुंडली है। मैं समझता हूं कि इस कुंडली में मुझे दो चीजों पे बल देने की आवश्यकता है, सूर्य और चंद्रमा। जहां चंद्रमा फिर भी ठीक है, बुध ठीक है, गुरु ठीक है, शुक्र ठीक है, मंगल ठीक है, पर सूर्य थोड़े से कमजोर जरूर बन रहे हैं। नक्षत्र के आधार पर उन्होंने स्वाति लिया है, इस वजह से थोड़े से आत्मबल में कमजोरी और लक्ष्मी के आने की जो गति है वो एक जैसी नहीं है। उसके पीछे का कारण यह है कि चंद्रमा अष्टम में और सूर्य कमजोर, सूर्य से राहु केंद्र में, ये थोड़ी सी कमजोरी है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में चित्रा के हैं, आपके पास कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप इसको और भी ज्यादा कम्युनिकेटिव बना सकते हैं। अपने चीज और अपने ब्रांड का प्रचार अलग तरीके से करना, बड़े बड़े होर्डिंग और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को इंटरनेट से जुड़ करके काम करना, ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये भाव अच्छा बना है, प्राप्त होने का भाव अच्छा बना है। 12वां भाव जन्म कुंडली में सप्तम में आकर के लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से विदेशों से अपने जन्म स्थान से दूर तक की यात्रा कैसे की जाए, बाहर के सामान को कैसे अपने पास लाया जाए, बाहर के बाजार को कैसे अपने निकट बुलाया जाए, इस चीज पे आपको फोकस बढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके लोगों को पास बिठा करके समझाने की प्रक्रिया शामिल करिए। कभी भी मांसाहार बिल्कुल ना करिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, स्वर्ण धारण कर सकते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से आप इस कारोबार में बर्तन को भी जोड़ सकते हैं, फर्नीचर वगैरह भी जोड़ सकते हैं, खाने पीने की सामग्री की दुकान भी आपकी कुंडली के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। वस्तुतः अभी के हिसाब से 2029 तक आप रेस्टोरेंट से भी संबंधित या ऑर्गेनाइजर भी बन सकते हैं। बड़े बड़े मैनेजिंग जो चीजें होती, मैनेज करने वाली चीजें आप वो भी कर सकते हैं, पर करना हमेशा अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी है। ये भाग्य भाव में जो गुरु की दृष्टि जा रही है बहुत अच्छी है, लाभ भाव पे जो जा रही है ये बहुत अच्छी है, लग्न पे जो जा रही है अलग तरीके का नारायण का भक्त बना रही है, सूर्य की दृष्टि जो लाभ भाव पे जा रही है ये बहुत अच्छी है, बुध की दृष्टि जो लाभ भाव पे जा रही है ये बहुत अच्छी है, राहु की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य में कभी कभी कमजोरी व्यक्ति को मिल सकता है राहु के प्रभाव में। राहु की दशा जब भी आए थोड़े से अपने स्वास्थ्य पे ख्याल ज्यादा कर दीजिएगा, जीवन जो है वो अनियमित मत जीने लगिएगा। राहु का प्रभाव चंद्रमा पे, इस वजह से मैं समझता हूं कि चिंता बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास धन हमेशा ही आता रहेगा, थोड़े बहुत कमजोरी के साथ। विशेषतः वो चंद्रमा की दशा में ऐसी चीजें होती हैं, अंतर दशा में आए, प्रत्यंतर में आए तो थोड़ी बहुत कमजोरी होता है, ऐसे एक सामान्य बात है। मंगल का प्रभाव धर्म बता करके मत करिएगा और ढूंढोरा मत पीटिएगा कि मैंने उसे दान दिया, मैंने उसे दान दिया। ये एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, चलो ठीक है, पर मैं समझता हूं कि इसे चुप और गुप्त तरीके से ही करना चाहिए। व्यक्ति इससे कई बार ये भी बता देता है कि मैंने जो है वो उनको वो करा, उनको वो करा, ये नहीं होना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके उसे साइलेंटली ही करना चाहिए। पर आप उत्सुक कर सकते हैं, लोगों को इस बारे में बता सकते हैं कि हाँ
ऐसा करने से ये चीज संरक्षित, जैसे मैंने उस दिन के कार्यक्रम में बताई थी, इसी वजह से मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने वो बात लोगों को इसलिए बताई थी क्योंकि वो उसकी आवश्यकता है हमारे समाज को। तो हमें जो है वो गाय के संरक्षण पे, धर्म के संरक्षण पे, वेदों के संरक्षण पे, वेद विद्यालयों के संरक्षण पे हमारा ध्यान बिल्कुल जाना चाहिए, और उनके लिए हमें आगे होना ही चाहिए एक शुद्ध सनातनी होने के मामले में, चाहे वो किसी भी वर्ण के लोग हों। मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये परम कर्तव्य बनता है, परम पुनित कर्तव्य बनता है कि वो अपने सबसे पहले धर्म की सुरक्षा करे, तो स्वतः की सुरक्षा स्वयं हो जाती है। ये आपकी कुंडली है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। वैसे आपकी कुंडली के आधार पर गुरु का रत्न पुखराज बहुत बढ़िया बनेगा, आप पहन सकते हैं, बहुत बढ़िया। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।